नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के 14,516 नए मामले सामने आए हैं। अब तक का एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 12,948 हो गई है, जिसके बाद कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 3,95,048 तक पहुंच गई है। वहीं अब 2,38,030 अफराद को कोरोना मर्ज से रिकवरी हो गई है। मुल्क में अभी 1,68,269 एक्टिव केसेस है। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में रियासत महाराष्ट्र में 3,827 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,24,331 हो गई है। रियासत में पिछले 24 घंटों में 142 अफराद की मौत हो चुकी है और इस तरह रियासत में अब तक कोरोना से 5,893 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रियासत में अब तक 62,773 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 7,33,000 से ज्यादा अफराद के नमूने लिए गए हैं। उनमें 1,24,331 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रियासत में अब तक तकरीबन 5,91,000 से ज्यादा अफराद को होम क्वारंटीन करवाया गया है, जबकि 25,500 अफराद को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुंबई से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट गोपाल शेट्टी साहब जुड़ चुके हैं। गोपाल शेट्टी जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। नमस्ते गोपाल जी, ये बताएं कि मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है कंट्री की और मुंबई बहुत ज्यादा जो है कोरोना से हिट हुआ है। सबसे ज्यादा केसेस मुंबई से आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट जो है सही स्टेप्स ले रही है ताकि जो हालत हुई है मुंबई की वो रिकवर हो सके, इकोनॉमी रिवाइव हो सके? देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो बताऊंगा कि मुंबई बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड शहर है जी। यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है जी। और एकदम सटे हुए बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़पट्टी है जी। बिल्डिंग एरिया में भी बहुत सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और कुछ प्लांट भी है, कुछ अनप्लांट भी है। कुल मिलकर बहुत कम जगह में बहुत बड़ी आबादी है। मुद्दा नंबर 1। जी। मुद्दा नंबर 2, एक कैपिटल शहर होने की वजह से सभी देश विदेश के एयरप्लेन यहाँ पर लैंड होती है, यहाँ से फ्लाई होती है जी। तो पेशेंट भी बाहर के यहाँ पर आना जाना बहुत सारा शुरुआत के दिनों में हुआ। वो दूसरा एक कारण है जी। तीसरा कारण ये है कि लैब ज्यादा होने से यहाँ पर टेस्टिंग होकर संख्या बढ़ती है, वो भी एक कारण है जी। और चौथा कारण मैं कहूंगा कि सरकार कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पहले दिन से प्रयास करना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। क्वारंटाइन सेंटर बड़े बड़े बना रहे, कुछ पहले बनाए और फेल हो गए, अभी भी हजार लोगों को रखा जाए इस प्रकार का बड़ा बड़ा बन रहा है। मैं मानता हूं कि छोटे छोटे जगह पर इसको बनाना चाहिए था। जैसा मैं स्वयं एक सांसद होते अपने इलाके में जगह जगह पे कोशिश कर रहा हूं ताकि लोगों को भागदौड़ न करना पड़े जी। ये सरकार ने और महानगर पालिका ने करना चाहिए था, ये इन्होंने किया नहीं। और दूसरी बात, सरकार हो, महानगर पालिका हो, हमारे पुलिस व्यवस्था हो जी, ये किसी जनप्रतिनिधि को ये लोग विश्वास में लेते नहीं जी। सरकार किसी की भी हो, मैं कोई सरकार के ऊपर टीका नहीं करना चाहता हूँ जी। यानी अपनों को तो अपने कभी बड़े लगते ही नहीं है जी। और गैरों को लगना तो ये दूर की बात है। जनप्रतिनिधि कोई भी पार्टी का वो उसको ग्राउंड रियलिटी उसकी पता होती है उसको जी, तो उसको साथ में लेना चाहिए। पहले के दिनों में राजा रजवाड़े जो होते थे जी, वो धोबी के साथ में व्यवहार रखते थे, बाल काटने वाले के साथ में व्यवहार रखते थे, कान सफाई करने वाले को बुलाते थे। यानी छोटे छोटे समाज के लोगों को कोई काम के माध्यम से बुलाकर अपने इलाके में क्या हो रहा है ये सारी जानकारी वो इकट्ठा करते थे जी। अब ये इनके सरकारी व्यवस्था में वो नहीं है। सरकार को घिरे हुए रहते हैं सब, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, टेंडर लेने वाले, गलत सलत काम करने वाले लोगों के साथ में सारे लोग घिरे हुए रहते हैं और वास्तविकता के नजदीक ये पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मेरी आवाज अगर सरकार के कोई नुमाइंदे सुनते होंगे तो मैं अभी भी उनसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग जमीन पर आ जाओ तो ये तुरंत हम इसके ऊपर काबू कर पाएंगे।
जी ऐसा जब पेंडेमिक होता है तो सभी प्रकार के पॉलिटिकल मतभेद को बाजू में रखकर हमने करना चाहिए। जी उदाहरण के तौर पर आप उर्दू न्यूज चलाती हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के साथ में बात करना उचित समझा। हम ये हर बार ये काम करते हैं करने सर। का जी ये काम करने का अच्छा तरीका ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल सर, और हम हर बार ही सभी पार्टीज, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे ऑपोजिशन में हो या फिर उनकी सरकार हो, हम हर एक से बात करते हैं और उनकी बात जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। सर ये बताएं कि आप नॉर्थ मुंबई से एमपी है, तो वहां पर भी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक डर जो लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा हो सकता है जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं नॉर्थ मुंबई की हालत धारावी जैसी ना हो जाए। मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहूंगा, वो जी सही है इसका दावा नहीं मैं करता हूँ। जी हमको शुरुआत के दिनों में ये डर था कि झोपड़पट्टी में ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि धारावी और वर्ली से जब प्रारंभ हुआ तो जी डर था कि झोपड़पट्टी इलाकों में ज्यादा बढ़ेगी, जी लेकिन वहां पर बढ़ी नहीं। दूसरी बात, बुद्धिमान लोगों ने हमको ये सिखाया, डॉक्टरों ने भी, कि ह्यूमिनिटी लेवल इसका किसी का डाउन होता है तो ये बीमारी तुरंत पकड़ती है, ये एक बात बताई। तीसरी जी बात, बुद्धिमान लोग ये भी बताते हैं कि हार्ड ह्यूमिनिटी का इसको बहुत लाभ पहुंचता है। जी तो इन सारी बातों का अगर आप गौर करेंगे जी तो बिल्डिंग में 2.5 महीने लोग बंद रहे। जी बिल्डिंग के सोसाइटी और सेक्रेटरी लोगों ने भी सरकार से भी आगे जाकर कड़क कानून बना दिया। जी ये एक मुझे थोड़ा दिक्कत वाला मामला लगता है। और दूसरी जगह पर झोपड़पट्टियों में पुलिस लोग पहुंच नहीं पाए, क्योंकि बिल्डिंग एरिया में तो गाड़ी घूमती थी, थोड़ा डर भी था और लोग थोड़ा सम्मान भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं तो। झोपड़पट्टियों में लोग थोड़ा बाहर भी निकलते थे, धूप भी खाते थे, हवा भी खाते थे, ये इसका भी एक लाभ मिला होगा ऐसा मुझे लगता है। जी लेकिन मैं अभी जो बताना चाहूंगा कि कोरोना का जो पहले स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे जो डर था, जी वो अभी धीरे धीरे लोगों के मन में भी थोड़ा कम होते जा रहा है। जी उसका एक कारण ये भी है कि अभी व्यवस्था थोड़ी बढ़ते जा रही है। जी डॉक्टर लोग भी अभी थोड़ा बाहर निकलकर मदद करने लगे हैं। हम्म। तो भले संख्या इन दिनों में बढ़ रही है, जी लेकिन एक बात आपको ये भी मान लेना पड़ेगा कि रिकवरी चार्ज भी बढ़ रहा है, उतना ही बढ़ रहा है। जी डेथ कम हो रहे हैं। हम्म। यानी संख्या बढ़ता है तो डॉक्टर मिलते हैं, इलाज मिलता है। जी कॉर्पोरेशन और के लोगों ने जगह जगह पर सुविधा बनाई। पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसका संज्ञान लेने लग गए, जी पेशेंट तक पहुंचने लगे, उनको जगह पे पहुंचाने लगे। जी शुरुआत के दिनों में जो एम्बुलेंस मिलता नहीं था, ये वो डर के मारे भी बहुत सारे पेशेंट मर गए। जी अब वो थोड़ा ग्राफ कम होते दिखाई दे रहा है। जी अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पावन धाम नाम का एक सेंटर शुरू किया, तो अभी 123 पेशेंट अभी तक वहां पर एडमिट होकर 80-90 अच्छे होकर चले गए। जी अभी भी 60-65 लोग एडमिट है। जी लेकिन शुरुआत के दिनों में जितना फोन आता था एडमिशन के लिए, जी उसका रफ्तार थोड़ा भी थमसा जा रहा है, थोड़ा डाउन जा रहा है। जी तो उसका कारण ये भी है कि व्यवस्था भी हो गई जी और रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, तो पेशेंट जहां पर भी एडमिट थे वो अच्छा होकर भी घर जा रहे हैं। जी ऐसे मल्टीपल बातें हैं इसमें। जी मैं मानता हूं कि अगर पेशेंट बढ़ता है तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चिंत भी रहना नहीं चाहिए। जी जी पेशेंट तुरंत डॉक्टरों का सलाह लेकर ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। पहले दौर में बहुत सारे पेशेंट इसलिए भी मृत्यु उनकी हो गई कि 4-5 दिन उन्होंने बताया नहीं, जी उसके बाद में टेस्टिंग में 2-3 दिन चला गया जी और ये होते होते 7-8 दिन का समय निकल गया, तो कोरोना से कोविड में रूपांतर हो गए पेशेंट। जी और एक बार कोरोना में कोविड में जाने के बाद में फिर थोड़ा दिक्कत ज्यादा बढ़ती है। जी अब सरकार ने टेस्टिंग का भी बहुत सारा व्यवस्था कर दिया, रेट भी कम हो गया, जी जगह जगह पर करने भी लग गए। तो इन सारे जो सब लोगों ने मिलकर काम किया, उसका निश्चित लाभ पेशेंट को मिल रहा है इन दिनों में। जी बिल्कुल। गोपाल जी, आपकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस लीडर असलम शेख साहब गार्जियन और कैबिनेट मिनिस्टर है, आप कैसे उनके काम को देखते हैं? किस तरह से उन्होंने काम किया है? क्या जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो बराबर रहा? लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी थी वो बराबर मिल पाई? देखिए, असलम भाई जी को मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, उसके पिताजी और हम साथ में पार्षद थे। जी एक 25-30 साल का इस परिवार के साथ में जान पहचान है। अब ये जो कांग्रेस महाराष्ट्र में है उद्धव जी के नेतृत्व में, जी कांग्रेस ये कहती है कि हमारा कोई सुनता ही नहीं, हमारा तो कुछ उसमें स्टेक ही नहीं है। तो जो कुछ सुझाव भी असलम भाई देते होंगे तो सरकार के लोग सुनते नहीं, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है।
जी। राहुल गांधी जी ने इसके बारे में बयान दिया, पृथ्वीराज चौहान जी ने दिया, अशोक चौहान ने दिया, बड़े बड़े नेताओं ने दिया। तो इनका कोई सुनता नहीं, ऐसा उनका कहना है। जी। और मैं मानता हूं कि असलम एक ग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति है। जी। अगर उनका सुनते थे या तो वो बताते भी नहीं होंगे। कांग्रेस को तो इतने सालों का तजुर्बा है, अनुभव है। जी। उनको ये भी लगता होगा अगर हम शिवसेना के लोगों को बता देंगे और शिवसेना बढ़ जाएगी तो हमारा क्या होगा, ये भी उनको डर होगा। जी। इसलिए उनके सरकार के बारे में बहुत कुछ न कहना ही अच्छा है। मैं तो प्रयास ये करता हूं कि मुझसे जो कुछ भी बनता होगा लोगों का मदद लेकर मैं अपने मतदार संघ के लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जी। सरकार तक पहुंचना, उनको बताना, उनके पास से लाभ लाना, ये मुझे कभी भाया ही नहीं, क्योंकि मैं जी। अपने बलबूते पर अपने पैर पर खड़े होकर जो कुछ भी कर सकता हूं करने का प्रयास करता हूं और आगे भी वही करूंगा। जी बिल्कुल। गोपाल जी, जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस लीडर ही अपनी हुकूमत जो कि महाराष्ट्र में चल रही है महाविकास अघाड़ी, उसके खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस दिख रही है महाविकास अघाड़ी में, इतनी इंस्टेबिलिटी दिख रही है, क्या लगता है कि कितना ज्यादा गवर्नेंस पे ये इफेक्ट कर सकता है, कितना इंस्टेबल ये गवर्नमेंट जो है हो सकती है? नहीं, देखिए अभी आप केंद्र की सरकार को आप देखेंगे, मोदी जी जो 6 साल से काम कर रहे हैं जी, और उसके पहले का 10-15 साल आप केंद्र सरकार का काम हम लोगों ने देखा है। और जिस रफ्तार से, जिस दृढ़ता से, जिस आत्मविश्वास से मोदी जी निर्णय लेते हैं, भले सबको अच्छा लगे बुरा नहीं लगे, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन निर्णय तो लेते हैं ना। तो कह तो नहीं सकते हम कुछ नहीं कर सकते हैं करके। तो मिलीजुली सरकार का ये एक दिक्कत है। और ये भी जो उसमें भी एक शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी का कभी जमा नहीं, जी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का कभी जमा नहीं। ऐसे 3 लोग जब सरकार मिलकर बनाते हैं जी, और ऐसे समय पर इतनी बड़ी बीमारी और इतना बड़ा सब्जेक्ट अगर किसी के हाथ में आए जी, तो फिर वो बहुत तजुर्बेकार होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, तो भी वो कुछ कर नहीं पाता। ऐसी उसकी स्थिति है। जी। मैं मानता हूं कि ये सरकार के अलावा 3 पार्टी के अलावा 2 पार्टी की, किसी की भी, बीजेपी, शिवसेना या तो बीजेपी, राष्ट्रवादी जो बीच में एक अजित पवार जी आने के बाद में कुछ बात बनी थी, जी, वो अगर होता तो महाराष्ट्र के लोगों को इतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। मैं बहुत खुलकर बात बताता हूँ। बीजेपी अगर शिवसेना की बनती तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती थी, बीजेपी और राष्ट्रवादी की बनती तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बना है शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, तीनों के अलग अलग रास्ते हैं और वो मंजिल तक पहुंचना तो असंभव ही है। इसलिए महाराष्ट्र, मुंबई के शहर के लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। तो गोपाल जी, बन क्यों नहीं पाई? क्योंकि शिवसेना के साथ बीजेपी के तो काफी अच्छे टाइज रहे हैं, तो क्यों नहीं बन पाई? कोशिश क्यों नहीं हो पाई सही तरीके से? जहां पर आप बोल रहे हैं कि अच्छे से बन पाती बीजेपी की शिवसेना के साथ तो गवर्नमेंट स्टेबल हो सकती थी, पर वहां पर नाकाम रही। मैं मानता हूं, देखिए कांग्रेस एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जी। कांग्रेस कभी भी चाहेगी नहीं कि बीजेपी का राज ज्यादा राज्य में हो जी। इसलिए ये कांग्रेस जो इस सरकार में आई है जी, वो सरकार का लाभ कितना लेना नहीं लेना वो उनके लिए होगा, लेकिन उनका एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ और वो समाधानी शायद होंगे कि हम बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने हमने नहीं दिया। ये उनका सबसे बड़ा लाभ उनको होता दिखाई देता और उनका मंसूबा भी यही था जी। इसलिए महाराष्ट्र आगे बढ़े, महाराष्ट्र की तरक्की हो, महाराष्ट्र के लोग सुखी हो जाए, ये कांग्रेस के एजेंडा में कभी भी नहीं था। कांग्रेस का 1 पॉइंट एजेंडा था कि उनको चाहने वाले वोटर खुश हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने में वो किस तरह से कामयाब होते हैं। और वो डाव उन्होंने खेला और वो डाव में शिवसेना फंस गई, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो वो गुस्से में ऐसा काम कर बैठता है जो उसको करना नहीं चाहिए। ये ह्यूमन मानव स्वभाव होता है। आपके साथ में कभी बनेगा, मेरे साथ में भी ऐसा बनता होगा, हम लोग करते हैं ऐसा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक व्यक्तिगत हमारा संबंध होता है तो इस प्रकार के निर्णय हमने लेने चाहिए। जब इतने बड़े 11 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए हमको ये निर्णय लेना था तो शिवसेना ने ये निर्णय करना नहीं चाहता, ऐसा मुझे लगता है। तो गोपाल जी, शिवसेना को ऐसा निर्णय करना नहीं चाहता और आपने साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी, शिवसेना या कोई राष्ट्रवादी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनती तो ज्यादा बेहतर होता। तो क्या कोशिश हो सकती है बातचीत की? हो सकती है और होना चाहिए, ऐसा मेरी मनोमन इच्छा है। क्योंकि हम राजनीति में काम करते हैं तो लोगों को ध्यान में रखकर काम करते हैं, लोगों का
भला होना चाहिए। जिस राज्य के लिए हम काम करते हैं वो राज्य आगे बढ़े, और महाराष्ट्र एक सबसे आगे रहने वाला राज्य हमेशा ही रहा है। जी महाराष्ट्र ने और मुंबई शहर ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है, सरकार किसकी भी हो। जी और ऐसे महाराष्ट्र में अभी एक साथ में 2 कोरोना आ गया, ऐसा मैं मानता हूँ। एक तो ये बीमारी वाला कोरोना आ गया जी और दूसरा ये पॉलिटिकल कोरोना आ गया। हम्म मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि महाराष्ट्र और मुंबई को ये दोनों कोरोना से जल्दी छुटकारा मिले। जो हमारे पार्टी के, शिवसेना के जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, वो सारे लोग आकर कांग्रेस माइनस गवर्नमेंट किस तरह से बने आने वाले दिनों में, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। गोपाल जी, स्टेबल गवर्नमेंट हो महाराष्ट्र में, क्या इसके लिए बीजेपी अप्रोच करेगी उद्धव ठाकरे को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास हमेशा ही रहा कि किसी भी राज्य में एक स्टेबल गवर्नमेंट जी रहे। मैं अगर आपको बात बता दूं तो उत्तर प्रदेश का अगर आप उदाहरण लेंगे तो मायावती को हमने कितनी बार सपोर्ट किया। जी मायावती को उसका कारण यही था कि देश का सबसे बड़ा राज्य जी है और ये राज्य स्थिर चलना चाहिए, अच्छी तरह से चलना चाहिए। जी इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस प्रकार का रुख लिया है जी और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी का रुख यही रहेगा कि हमारी इच्छा है कि हम बढ़े। हम लोग काम करते तो हमारी ये इच्छा है, मनोमन इच्छा है कि हमारी पार्टी बढ़े। लेकिन पार्टी किसके लिए है? पार्टी किसके लिए है? देश के लिए है, राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए है। जी लोग हैरान परेशान हो और हमारी पार्टी अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो वो बढ़ना कोई उचित ऐसा कम से कम मैं तो मानता नहीं हूँ। पार्टी बढ़ना चाहिए, लेकिन पार्टी के साथ साथ में जिस राज्य में हम लोग काम करते हैं उस जी राज्य के लोगों का भला भी होना चाहिए। जी गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि मिलकर काम होना चाहिए और एक स्टेबल तरीके से गवर्नेंस होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के क्राइसिस से निपटा जा सके। वहीं आप ही के पार्टी के लीडर्स, बीजेपी लीडर्स जो है काफ़ी नुक्ताचीनी कर रहे हैं जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी फेल हो गई कोरोना क्राइसिस को हैंडल करने में, और यहाँ तक कि डेटा छुपाया जा रहा है, जो डेथ रेट्स है, पॉजिटिव केसेस है कोरोना के, वो छुपाए जा रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आप मुझे बताइए, जो भी हमारे नेता कहते हैं वो गलत है तो उसका जवाब दो, गलत है तो फिर सही है तो उसका जवाब देने का कोई कारण ही नहीं है। जो मौतों के आंकड़े भी छुपाए गए थे वो अभी आ रहा है आगे धीरे धीरे। कल का अगर आप रिपोर्ट देंगे कि मुंबई महानगर पालिका का, तो आधे अभी कल 24 घंटे में मृत्यु हो गई और आधा जो रिकॉर्ड उन्होंने दिया वो पहले का दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि आंकड़े इन्होंने छुपाए। मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में, देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये भी वास्तविकता है। कोई आंकड़ा हम नहीं दे रहे, आप मीडिया के लोग दे रहे हैं, सरकार के लोग दे रहे हैं। तो ये सही बात है, लोगों के सामने ले जाना एक पॉलिटिकल पार्टी और जो भी विपक्ष में है उसका ही काम होता है। आज हम है तो हम ले जाते हैं लोगों के सामने, अन्य लोग थे तो वो ले जाते थे। और आपको इस बात का भी अंदाजा होगा कि शिवसेना हमारे साथ में सरकार में थी और उसके बावजूद भी कुछ बातें वो आगे बढ़कर लोगों के पास ले जाते थे। जी गोपाल जी, ये बताएं कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि डेटा हम जिस तरह से इल्जामात आपकी पार्टी लगा रही है महाविकास अघाड़ी पर वो सही है, लेकिन एक बेहतर ऑपोजिशन के तौर पर क्या ये फर्ज नहीं बनता कि इस तरह के क्राइसिस के दौर में एकजुट होकर ही इस पूरे मामले से निपटा जा सके? बहुत सही आपका मुद्दा है। इसके लिए सभी लोगों ने प्रयास करना चाहिए और कर भी रहे जी। और आपने शुरुआत के दिनों में देखा होगा तो देवेंद्र फडणवीस बहुत साइलेंट रहे हो। जी। पहले दिन से ये सारे मुद्दे बाहर नहीं लाए। आज 2.5 महीना होकर गया, उसके आगे हम बढ़ रहे। अभी भी अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो ये पार्टी का तो जो होगा होना होगा, लेकिन महाराष्ट्र के हित का नहीं होगा। क्योंकि विपक्ष की एक जवाबदारी होती है। सत्ता पक्ष के अगर नाकामयाब होती है तो विपक्ष ने सारी बातें मीडिया के सामने लोगों के सामने लाकर रखना, ये विपक्ष की सबसे बड़ी जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। हमारे नेताओं ने जो भी मुद्दे लाए हैं वो आप बताइए कि गोपाल जी ये मुद्दा इन्होंने गलत लाया तो मैं उसको अभी ठीक ठाक कर देता हूँ। जो भी मुद्दे हमारे पार्टी के नेता ने लाया वो सब ऑन रिकॉर्ड है, सारी बातें रिकॉर्ड पर है। जी बिल्कुल। गोपाल जी, बेहद शुक्रिया आपसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी लीडर गोपाल शेट्टी जी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक